हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, स्कैंडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एस और ये इन सब के आयंस दिए हैं। तो अगर हम देखें तो इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो हमें पता है साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई Z। तो सबसे ज़्यादा E 18 इलेक्ट्रॉन है और Z 15। इन सभी के पास E सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज देख सकते हैं। आगे हम देखें कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा अगर कहीं और भी रेडियस का क्वेश्चन है आपसे, तो आप ये समझ लीजिए कि डी ब्लॉक में जब हम रेडियस की बात करें तो 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D है। तो इसके बाद 4D है, तो 4D में टर्बियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। और इस तरह से ये 5D में अगर हम देखें तो लेंथेनम, हाफनियम, नियोबियम, तो हमने ये याद करना आपको सिखाया हुआ है, तो उससे हमने ये लिख दिया। ये अब हम जो समझाना चाहते थे वो ये है कि इस तरह से पहले यहाँ तक डिक्रीज करेगा और फिर ऑलमोस्ट सेम, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो आपसे क्वेश्चन आया हुआ है जेई में कि इनमें से किसका साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम है और फिर ये इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से इंक्रीजेज, ये डिक्रीजेज यहाँ तक और फिर ऑलमोस्ट सेम। तो ये 3D में अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है ये। और साइज ऑफ 4D ग्रेटर देन 3D, but size of 4D and 5D almost same due to lanthanoid contraction, this ये है। तो अगर आपको इसमें आए तो ये दोनों साइज सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जिरकोनियम इक्वल टू हाफनियम, नियोबियम इक्वल टू टेंटेलम, इनको बोलते हैं ट्विंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ट्विंस ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्यों? क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम, तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर होती है। तो प्रॉपर्टीज सिमिलर ड्यू टू सिमिलर साइज, ये है। तो इस तरह से अब रेडियस आपकी सारी हो गई यहाँ तक। अब हम अगली प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज आपने देख लिया और डिफरेंट रेडियस देख लिए आपने। और ये डी ब्लॉक में अगर आपसे आए तो ये भी समझ लीजिए। और लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4D और 5D का साइज सेम होता है। तो अब आप इसको लिख लीजिए और तुरंत ही हम अगली प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या? तो हमने इसकी डिफिनीशन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लिखाई हुई है। क्या डिफिनीशन है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
to remove one electron from इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे कम बंधा होता है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये इसकी डिफिनीशन है। तो अगर हम देखें तो ये M है, और इस मेटल से या ये जो भी एलिमेंट है इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा M+ एंड इलेक्ट्रॉन। इस समय जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की ज़रूरत है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो याद रखना है आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक पॉजिटिव वैल्यू होती है, दिस पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE1 होता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE2 है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE3 है, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो IE4 है। तो ऐसे समझ लें कि M+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो यहाँ पर हमने IE1 दिया, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है तो IE2 देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड वो बनेगा M+2 और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर M+2 से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी 3 देते हैं और ये M+3 में बदल जाएगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज का क्या मतलब है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, साइज कम होता जाएगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, साइज डिक्रीजेज। तो कहने का मतलब है IE4 ग्रेटर देन IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, दिस। किसी भी स्पीसीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, पर न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में उसको नंबर देना पड़ता है। सपोज अगर हम M+2 से एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दे रहे हैं तो वो M+2 की आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर हम M+3 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो M+3 की आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो उसका नंबर बताना पड़ेगा कि न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में ये नंबर 4 है, या न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में नंबर 3 है, या न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में नंबर 2 है, या न्यूट्रल एटम के रिस्पेक्ट में नंबर 1 है, पहला इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पर समझना है फैक्टर विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये क्यों, जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली निकल आएगा बाहर। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल आएगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि साइज इंक्रीजेज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, अट्रैक्शन डिक्रीजेज, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन easily takes place। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि easier the removal of electron, lower the ionization energy। easier the removal of electron, smaller the ionization energy।
जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आपको यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिफ़िकल्टी कम है या ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, निकालने में डिफ़िकल्ट है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि दूसरा फैक्टर अब क्या हुआ, साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ये अट्रैक्शन ज़्यादा, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तीसरा फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज़ है? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा अट्रैक्शन का उल्टा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है डिक्रीजिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction of outermost electron due to presence of screen of innermost electron, due to presence of screen या पर्दा या सील्ड। आप स्क्रीन का मतलब तो यही है कि बीच में कवर कर दिया, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं है तो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो स्क्रीन ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। तो जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर in same cell S greater than P greater than D greater than F। S जो है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रहता है तो उसकी स्क्रीनिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो अगर सेम सेल में देखें, मतलब 4S 4P 4D 4F, तो 4S की स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा, फिर 4P की, फिर 4D की, फिर 4F की, या पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा S की होगी सेम सेल में। ये आपको समझना है। तो ये फैक्टर हो गए। अब ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या है इस आयनाइजेशन एनर्जी के? तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन ए पीरियड, पर ध्यान रखना, बट आयनाइजेशन एनर्जी, ये चौथा फैक्टर है जिस पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। हमने 3 फैक्टर लिखे हैं, जेड इफेक्टिव, स्क्रीनिंग इफेक्ट और साइज, लेकिन एक चौथा फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर फॉर फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। दिस, तो अगर हम यहां समझें कि क्या है, तो यहां पर समझें कि जैसे एग्जांपल से समझ लें कि सेकेंड पीरियड, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये है। तो इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज हो रही है और पीरियड में इंक्रीज हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हम कर रहे थे, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर था वो आपने देखा कि डिक्रीज करता है ग्रुप में और इंक्रीज करता है पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड का एग्जांपल आपने लिखा था कि फुल फील्ड ऑर्बिटल और हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए बढ़ जाता है। तो सेकेंड पीरियड में अगर हम ऑर्डर देखें
तो सेकेंड पीरियड में हमारा ऑर्डर बनेगा लिब बेकन फनी, ये ध्यान रखिए, लिब बेकन फनी। इस ऑर्डर से हमें ये याद रखना है, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, फिर बेरिलियम। बेरिलियम का बढ़ गया, लिब बेकन, BeCon FNE, इस तरह से। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट फॉर alkali metal in respective period, and maximum for inert gas, lowest for alkali metal in respective period and maximum for inert gas, inert gas के लिए maximum होता है। तो क्यों? तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। सारे फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इनर्ट गैस की अपने पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम और एल्कली मेटल की सबसे कम हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ ये समझें कि यहाँ पर गड़बड़ी हो गई और यहाँ पर गड़बड़ी हो गई सेकेंड पीरियड में। तो ऑर्डर जो बनना चाहिए था, बोरॉन का कम होना चाहिए था, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो गया, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो गया, क्योंकि पीरियड में आप बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर समझें कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम लेस देन बोरॉन ड्यू टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन बोरॉन, ग्रेटर, ये बढ़ गई है, ग्रेटर देन बोरॉन ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड s ऑर्बिटल, और या तो हम ये बोलें कि फुलफिल्ड s ऑर्बिटल है, या तो ये भी बोले और इट इज इजी टू रिमूव one electron from p orbital of boron than s electron of beryllium which is close to nucleus। तो बेरिलियम में जो s इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, तो मोर अट्रैक्टेड है, इसलिए बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है। बोरॉन का p इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, तो वो लेस अट्रैक्टेड है, इसलिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू extra stability of half filled p orbital, this half filled p orbital, then half filled p orbital then oxygen, extravertive half filled p orbital in nitrogen then oxygen। ये है। तो अगर नाइट्रोजन का देखें तो कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2 2s2 2p3। तो ये देखिए, ये 2p में 3 हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों?
क्योंकि ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर रिपल्सन होती है, इजी टू रिमूव, हैंस इजी टू रिमूव। तो ऑक्सीजन का जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है और वो पहले नंबर के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, इसकी वजह से वो इजी है और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की वजह से। इस तरह से ये देख सकते हैं ट्रेंड कि ट्रेंड ये है, लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ी है उसको ध्यान रखना है। सिमिलरली इन थर्ड पीरियड अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड में एक्सप्लेनेशन सेम है, ऑर्डर वही बनेगा और उनका एक्सप्लेनेशन जो आपने यहाँ लिखा है सेम। थर्ड पीरियड में सोडियम के बाद ये एल्युमिनियम, ये मैग्नीशियम आ गया, तो ये मैग्नीशियम का बढ़ गया एल्युमिनियम से जैसे बेरिलियम का, तो सेम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो S2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन S2P1 है। तो ये यहाँ पर S2 की न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है और ये P1 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है इसलिए, और इसका कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है सोडियम का। तो आगे मैग्नीशियम, फिर आगे सिलिकॉन, फिर आगे यहाँ पर फिर सल्फ़र, फिर यहाँ फास्फोरस का बढ़ गया और फिर यहाँ पर क्लोरीन, फिर यहाँ पर आर्गन। इस तरह से ये थर्ड पीरियड है जो ऑर्डर यहाँ पे बना। तो वही यहाँ फास्फोरस का ज़्यादा हो गया सल्फ़र से, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन P3 है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन P4 है, सेम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। तो जो एक्सप्लेनेशन आपने सेकेंड पीरियड में दिया है वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना है। चलिए अब IE2 इन सेकेंड पीरियड, क्योंकि IE1 भी पूछता है और IE2 भी पूछता है, तो IE1 के बाद IE2 जब पूछा जाता है तो क्या ऑर्डर बनेगा, तो देखिए IE2 का ऑर्डर बनेगा बैक बन फोनली, बैक बन फोनिली, बैकबन फोनली। इस तरह से ये ऑर्डर बन जाएगा आपका IE2 इन सेकेंड पीरियड। तो यहाँ पर देखें तो देखो क्या चेंज आ गया, सेकेंड IE2 जो देखते हैं दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तो कितना चेंजेज आ गया। तो इस ऑर्डर से हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से ही डिसाइड करना है, कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करके